मजा आ गया एकदम। इतना मजा आ गया है कि इनको जूते पे चप्पल लिया है और बैग में बंधवा दिया धागा। इतना मजा आ गया है। जूते निकाल के मारूंगा जिस दिन किसी भी बीजेपी के आदमी ने बोल दिया कि 15 लाख आया है, जूते निकाल के मारूंगा बैंक चौक। गजब बेइज्जती है। आलू प्याज 10,000 रुपए किलो होगा तो ये ऐसी तैसी करवाएंगे, खाएंगे 10 किलो वाला, पर मोदी को जिताएंगे। सरकार ऐसी है इनकी। पाकिस्तान में रहना चाहती हैं भारत में? भारत में किसके साथ रहना चाहती हैं? सचिन के साथ। मैं इनकी पत्नी हूँ। बाकी कोर्ट की शादी रहती है, हम 1-2 दिनों में कर लेंगे और मैं यहीं रहना चाहती हूँ, मैं वापस नहीं जाना चाहती हूँ। आपका कलाम कानून से बड़ा है, जो हमारे संविधान से ही बड़ा है, संविधान से भी बड़ा है। हमारा अल्लाह बड़ा, हमारा कलाम बड़ा। ला इलाहा इल्लल्लाह। दोस्तों फिर से आ चुका हूं एक नए वीडियो लेकर। तो दोस्तों 2024 में कौन होगा भारत की प्राइम मिनिस्टर और पीएम मोदी के 9 साल कैसा रहा, ये जानने के लिए जब पत्रकार ने पब्लिक से सवाल किया तो एक अंकल ने पीएम मोदी को गाली देने में उतर आई। साथ ही साथ एक अंधभक्त का कहना है कि 9 साल में मजा आ गया, जिसके बाद मोदी भक्त की बहुत बुरी तरीके से रिलाई हुआ। 15 लाख खाते में आए ना। जूते मारूंगा बैंक जिस दिन बोल दिया मेरा 15 लाख मेरे खाते में आया, निकाल के जूते मारूंगा को। नहीं आए 15 लाख भी नहीं आए आपके। जूते निकाल के मारूंगा जिस दिन किसी भी बीजेपी के आदमी ने बोल दिया कि 15 लाख आया है, जूते निकाल के मारूंगा बैंक चौक। गाली नहीं अंकल, बहुत मारूंगा गाली नहीं, मैं खुलेआम गाली दूंगा। तो 24 में कोई ऑप्शन है? बैंक 15 लाख में अपने बलबूते पे कमा रहा हूँ, किसी बैंक का बीजेपी के आदमी से गाली नहीं दीजिए। 9 साल कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा रहा, मजा आया, बहुत मजा। देख लिए मजा आया इतना। 15 लाख का सूट पहन के अमेरिका में गया, गोरी लुगाइयों से हाथ मिला रहा है। सुनो, इन्होंने बोला यहाँ किसी गोरी लुगाई को हाथ मिलाने 76 लगती है। सुनो, काला धन लाने जाऊंगा मैं, काला धन लाऊंगा भाई, काला धन लेकर आऊंगा। और काला धन हमारे देश को बेच दिया सारे ने। काला धन काला है, काला धन 15 लाख आएंगे। तुम्हारे 15 लाख आया नहीं, क्या आया नहीं, वो कुत्ता देगा। गाली नहीं। क्या कह रहे थे भाई? भाई कह रहे हैं कि मजा आ गया एकदम। इतना मजा आ गया है कि इनको जूते पे चप्पल लिया है और बैग में बंधवा दिया धागा। इतना मजा आ गया है। इतना हवाई चप्पल में घूम रहे, हवाई चप्पल सही। हम 10 रुपए की पानी की बोतल 20 रुपए की हो गई। इतना मजा आ गया इनके लिए, देख लो, सरकार ने इतना मजा दिलवा दिया इन्हें। मोदी जी कह रहे थे हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में घूम रहे हैं आप। नहीं घूमे हैं सऊदी का। तुम हवाई जहाज की बात कर रहे हो यार, हवाई चप्पल वाले पैदल घूमते घूमते चप्पल की दुर्गति हो गई, तुम हवाई जहाज पे घुमा रहे हो। गजब बेइज्जती है। सही है, मजा आ रहा है। रामराज आ गया। हाँ सही है, रामराज सही है। इनके लिए अगर आलू प्याज 10,000 रुपए किलो होगा तो ये ऐसी तैसी करवाएंगे, खाएंगे 10 किलो वाला, पर मोदी को जिताएंगे। सरकार ऐसी है इनकी। चाहे कपड़ा बिक जाए, घर का बर्तन बिक जाए, भीख मांगेंगे, साला मोदी सरकार लेके आएंगे। इनका कहने का मतलब ये, पहले खड़े थे एसी में, आज खड़े देसी में। पाकिस्तान में रहना चाहती हैं भारत में? भारत में जेल से छूटकर प्रेमी सचिन के साथ ससुराल पहुंची सीमा हैदर। जेल से छूटने के बाद सीमा हैदर बच्चों और सचिन के साथ उसके घर पहुंच गए हैं। दरअसल मामला क्या है, चलिए आपको समझाते हैं। तो स्क्रीन पर जिस लड़की को देख रहे हो, ये पाकिस्तान के रहने वाले सीमा हैदर नाम है इसका, जो प्यार में पाकिस्तान छोड़ के इंडिया आए सचिन के पास। आपको बता दूं कि सचिन और सीमा के प्यार पबजी गेम खेलते खेलते हुआ था। वही सीमा हैदर 4 बच्चे की माँ है जो मुस्लिम थे। सचिन के साथ आने के बाद अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है और मंदिर में शादी भी किया है। सीमा हैदर को पाकिस्तान से इंडिया आने की वीजा नहीं मिल पाएगा सोचकर नेपाल से इंडिया आए थे, जिसके बाद इंडिया पुलिस ने जेल में डाल दिए थे, जिसके बाद कोर्ट ने सीमा हैदर को बेगुनाह कहकर छोड़ दिया है। फिलहाल सीमा हैदर का कहना है कि उसे इंडिया के नागरिकता मिले, वो कभी पाकिस्तान नहीं जाना चाहते हैं। दोस्तों यही मामला अगर लड़का मुस्लिम होता और लड़की हिंदू होता तो अब तक बबल मच गए होते हैं अंधभक्त द्वारा। पाकिस्तान में रहना चाहती हैं भारत में? भारत में किसके साथ रहना चाहती हैं? सचिन के साथ। मैं इनकी पत्नी हूँ। बाकी कोर्ट की शादी रहती है, हम 1-2 दिनों में कर लेंगे और मैं यहीं रहना चाहती हूँ, मैं वापस नहीं जाना चाहती हूँ। आपके पति जो है वो उनको कह दें कि वो अपनी पहली बीवी और पहले बच्चे पाल लें। हमारी ज़रूरत ना उनको पहले थी, ना हमें उनकी अब ज़रूरत है। वो अपनी पहली बीवी बच्चों के साथ खुश रहे। सरकार से क्या अपील करना? यही अपील है कि मैं वापस नहीं जाना चाहती, मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। यहाँ की मुझे नागरिकता मिल जाए, मेरे बच्चों के साथ मतलब जैसे रखेंगे, जहाँ रखेंगे। अगर कानून यहाँ का मतलब कोई डाउट है उनको तो मुझे कहीं भी रखेंगे, जैसे रखेंगे मैं रह लूँगी, पर मेरा पति मेरे बच्चे साथ हो।
तो आप दोनों ने शादी कर ली है? अब ऐसे मंदिर में हो गए, बाकी कोर्ट मैरिज अभी करेंगे 1-2 दिनों में। एक सवाल लगातार पूछा जा रहा है कि सीमा पाकिस्तान से यहाँ कैसे पहुँची? मैं नेपाल से आई सर। पहले तो यहाँ के वीज़े के लिए अप्लाई करा, यहाँ का वीज़ा नहीं मिला मुझे। वहाँ बहुत सारी चीज़ें चाहिए यहाँ का वीज़ा पाने के लिए, वो भी 2.5-3 महीने बाद रिजल्ट आता है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नहीं मिल, ज़्यादातर नहीं मिलता मुस्लिम को ना, तो मैं मुस्लिम थी तो मुझे वीज़ा नहीं मिल रहा था, तो इसी कारण मैंने नेपाल का रास्ता अपनाया। मैं सचिन के साथ रहना चाहती हूँ, रहूँगी, मैं मरते दम तक ये रहूँगी। मुझे वापस भेज दिया गया, मुझे वहीं तो मार देंगे, इससे अच्छा मैं यहाँ मर जाऊँ। मैं सर सरकार जी से यही निवेदन करता हूँ कि हम दोनों बस साथ रहना चाहते हैं। ये मुझसे शादी करना चाहती है, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। एक दूसरे के जन्म के साथी बनना चाहते हैं हम दोनों। और सर क्या कहते हैं, इसने हिंदू धर्म भी अपना लिया। हमने पशुपतिनाथ मंदिर में शादी भी करी थी, उस दिन से ही इसने हिंदू धर्म अपना लिया है। और जो सरकार की निगाह में जो हिंदू धर्म होगा वो भी अपनाएंगे हम। हमारी निगाह में जो था वो अपना लिया। और नहीं सर, ये भी यहीं पर रहेंगे बच्चे, और हाँ घर पर ही रखेंगे सर। हाँ जी, मैं सर खुश हूँ। हमारा कलाम कानून से बड़ा है, जो हमारे संविधान से ही बड़ा है। संविधान से भी बड़ा है। हमारा अल्लाह बड़ा, हमारा कलाम बड़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह। वही दोस्तों, मीडिया वाले रोड पर आ चुके हैं, सवाल कर रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून के बारे में। व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाना शुरू कर दिया है, जिस पर लिखा है आई रिजेक्ट यूसीसी। लेकिन सवाल उठता है, यूसीसी का मुद्दा आया कहां से? तो आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले पीएम मोदी यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून के बारे में बताया था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? बस इतना सा स्टेटमेंट था, लेकिन यहाँ पर किसी को नहीं पता कि पीएम मोदी किस बारे में बात कर रहे हैं। क्या वो आरक्षण के बारे में बात कर रहे हैं या फिर तलवार रखने की बात कर रहे हैं? What is the UCC? I still don't know what the Prime Minister means by the UCC. He must first articulate what it means. खुद बीजेपी वालों को भी अभी तक नहीं पता इसके अंदर क्या कानून आने वाले हैं। लेकिन कुछ मुस्लिम लोग जज्बात में आ जाते हैं, कुछ पता नहीं होता, लेकिन रोड पे आकर नारे लगवाते हैं। लेकिन इस्लाम कहता है कि सामने वाले की पूरी बात को सुननी चाहिए, उसके बाद कुछ कहना चाहिए। वही पंजाब के शाही इमाम को तो आप पहचानते ही होंगे, इन्होंने यूसीसी को लेकर बहुत अच्छी बात कही है। एक माहौल तैयार कर दिया टीवी पर, व्हाट्सएप के ऊपर कि जी कॉमन सिविल कोड आ रहा है, मुसलमानों की ये हो जाएगा। और बड़े बड़े लोग इसमें, गिनती के चंद मुखलिस लोगों को छोड़कर बड़े बड़े लोग इसमें आ गए मुसलमानों की तरफ से कि ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है। कोई मुसलमानों को डरा रहा है, कोई मुसलमानों को उकसा रहा है, कोई मुसलमानों को धमका रहा है। अरे अल्लाह के बंदे, करना क्या चाहते हो? क्या बताना चाहते हो कौम को? अलग अलग तरह के मैसेज आ रहे हैं, मौलवियों को आ रहे हैं कि जुमे की नमाज में बताओ इस्लाम को खतरा है, इस्लाम को खतरा है या तुम्हारी कुर्सी को खतरा है? फिलहाल जो पिछले 75 साल से मुसलमानों के सौदे करते आए हैं, उनको खतरा महसूस हो रहा है कि इस्लाम को खतरा महसूस हो रहा है? बहुत सारे लोग समझ रहे होंगे कि हम तो समझ रहे थे कि लुधियाना से पैगाम आएगा कि कॉमन सिविल कोड के खिलाफ सड़कों पर उतरो। अल्लाह के बंदे, जिस कानून का अभी तक ड्राफ्ट तैयार नहीं हुआ, ड्राफ्ट समझते हैं, जिस कानून का खाका नहीं बना, जिस कानून को तहरीरी तौर पर अभी पार्लियामेंट में लाया नहीं गया, जिस कानून की अभी रूपरेखा बनी नहीं है, आपने और आपके साथ मीडिया वालों ने मिलकर पूरा हवा खड़ा कर दिया कि जी मुसलमानों के खिलाफ कॉमन सिविल कोड आएगा तो मुसलमानों का ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं मुसलमानों को कहना चाहता हूं कि जो लोग पोलराइजेशन की सियासत कर रहे हैं, मुसलमानों का नाम लेकर देश में बांटने की बात कर रहे हैं, ऐसे लीडरान के पीछे, ऐसे मौलवियों के पीछे चलने की कोई जरूरत नहीं है। कॉमन सिविल कोड है क्या? इस पर गुफ्तगू ही नहीं हुई। बड़े बड़े ऐलान आ रहे हैं। हम कब कहते हैं कि हम शरीयत छोड़ देंगे? दुनिया की कोई ताकत नहीं है। कौन है जो आपको कह दे कि आप शरीयत छोड़ दें? कॉमन सिविल कोड है क्या? उसकी रूपरेखा क्या होगी? वो बनेगा कैसे? क्या वो सिर्फ मुसलमानों के लिए बनने जा रहा है? नहीं, वो इस मुल्क के 140 करोड़ लोगों के लिए बनना है। कितने लोगों के लिए बनना जी? 140। और हम कितने हैं? 18 या 20 करोड़ मुसलमान। ये जो बाकी हमारे भाई हैं, हिंदू भाई हैं, सिख भाई हैं, दलित भाई हैं, जितनी भी कौमें हैं, वो भी कोई राय देंगी या नहीं देंगी? अभी हुकूमत कोई ड्राफ्ट लेके आएगी कि नहीं लेके आएगी? जब हुकूमत ड्राफ्ट लेकर आएगी पार्लियामेंट में, उस ड्राफ्ट के आने के बाद यह तय होगा कि किस किस कौम के कौन कौन से रस्म, कौन कौन से रिवाज उस कानून के तहत आने वाले हैं। अभी जब तक वो ही नहीं आया, आपसे राय पूछी, आपसे लॉ कमीशन ने राय पूछी तो राय लिख के दिया। राय देने के लिए इतना बड़ा बवंडर खड़ा किया कि ऐसा लगने लगा कि पता नहीं मुसलमानों में और गैर मुस्लिमों में कोई लड़ाई तैयार है। ये पता ही नहीं कि सिविल कोड है क्या। थाना एक है, अदालत भी हर शहर में एक ही है। कोई जुर्म हो जाए, पंगा हो जाए, कोई अदालतें बती हुई हैं, कोई थाने कचहरियां बती हुई हैं कि यहां फलां बरादरी के लोग जाएंगे, फलां के नहीं। इंडियन पैनल कोड एक ही है। तो अब ये कॉमन सिविल कोड क्या है?
कॉमन सिविल कोड बोलते हैं। सिविल का मतलब आम लोगों की जो बरादरियां हैं, बरादरियों में जो रस्म रवाज हैं, उनके ऊपर एक एडवाइजरी के कानून को लेके आना है। जो सिविल कानून होते हैं वो इख्तियारी होते हैं कि वो इख्तियार किए जाएंगे या इख्तियार नहीं किए जाएंगे। लेकिन यहां मसला यह है कि कानून अभी आया नहीं, कानून का ड्राफ्ट अभी पार्लियामेंट में नहीं आया, कानून का भी रूपरेखा तैयार नहीं हुई, मीडिया वालों ने उसका बवाल बनाया, हमने उनका साथ देना शुरू कर दिया। आप तो खुद कहते थे कि उन लोगों का साथ न बनो, उनके हिस्सेदार न बनो जो मुल्क में बांटने की बात करते हैं। यह क्या बात हुई कि सियासतदानों ने गेंद फेंकी और आप सारे के सारे उसके साथ खेलने लगे और इतना बड़ा हुआ मुसलमानों के लिए सिर्फ करदा खड़ा कर दिया कि कॉमन सिविल कोड आ रहा है, फलां तारीख तक राय दे दो, फलां तारीख तक फार्म भर दो। अगर फार्म नहीं भरेंगे तो क्या हम किराएदार हैं भाई? तो दोस्तों इन सारे मामले पर आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।